This call is now being recorded. ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ब्राउन रिंग टेस्ट तक कंप्लीट कर लिया था बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन, मैंने बताया था ग्रुप नंबर 15 में हम लोगों को डिटेल में डिस्कशन करना है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जिसमें से जो है हमने नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर लिए थे। और जो लास्ट हमने पढ़ा था वो नाइट्रिक एसिड पढ़ा था बेटा, है ना। मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और अब हमें जो डिस्कशन करना था वो ये था फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स सबसे पहले हमको पढ़ने हैं और बाद में उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकाल लो और उसके बाद में जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोग भी अंडरलाइन करते जाओ। फॉस्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, द इंपॉर्टेंट वंस आर। फॉस्फोरस के 3 फॉर्म जो हमें याद करने हैं, उसमें से पहला है वाइट, फिर उसके बाद में रेड, और उसके बाद में ब्लैक। वाइट, रेड एंड ब्लैक। फॉस्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, और उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन करके आपको पूछ सकते हैं इसके अंदर, तो वो एक बार देखते हुए चलो कौन कौन से पॉइंट को अंडरलाइन करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, व्हाइट फॉस्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। पहला तो यही अंडरलाइन कर लो। ट्रांसल्यूशन, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये है कि ना ही एकदम ट्रांसपेरेंट है और ना ही एकदम ओपेक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है, पॉइजनस, पानी में इंसॉल्युबल लेकिन सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, और अंधेरे में चमकने की इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब रिएक्शन में ऐसा है कि P4 और अगर इसको NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, पानी की प्रेजेंस है, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2, ये रिएक्शन करवाते हैं अगर। ठीक है, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में देखी हुई है। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ते थे तब मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन, याद है कि नहीं। P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O। बेसिक मीडियम में हम लोगों को व्हाइट फॉस्फोरस को बॉईल करना है NaH2O के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फॉस्फीन PH3। एक फॉस्फोरस फॉस्फीन बना देता है 4 में से PH3, और जो बाकी के 3 होते हैं वो बना देते हैं NaH2PO2। ठीक है, NaH2PO2 के 3 मॉलिक्यूल्स, NaH2PO2, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन आपको याद करनी रहेगी। फॉस्फोरस की, व्हाइट फॉस्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करके ये रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेस स्टेबल है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे फॉर्म्स से। ठीक है, लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव का कारण क्या है, इसका देखो ये है फिगर, व्हाइट फॉस्फोरस का इस तरह से P4 मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है इसके बीच में, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री है इसका मतलब बहुत पास है, और बहुत पास है तो उसको कंपैरेटिवली वो हमेशा ही स्ट्रेन में रहेंगे और वो खुलने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाती है,
और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है, जब एंगल कितना है खाली 60 डिग्री, इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम ऑफ P4O10, ठीक है ना। ऑन कंबशन मतलब P4 का जब कंबशन कैरी आउट करवाएं तो P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से जब होती है तो फॉर्म करता है P4O10 के वाइट डेंस फ्यूम्स, ठीक है। तो ये व्हाइट फास्फोरस के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसल्यूसेंट है, वाइट वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस है, पानी में इनसॉल्युबल और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। NaOH के साथ में बॉईल करेंगे तो क्या बनता है ये पता होना चाहिए। लेस स्टेबल है, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। एंगुलर स्ट्रेन इसके अंदर होता है, इसके वजह से बॉन्ड एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, और हवा में वो इट कैचेस फायर एंड गिव वाइट डेंस फ्यूम ऑफ P4O10। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ ना बोलो कुछ बेटा फटाफट, चलो। व्हाइट फास्फोरस क्लियर है एकदम से? यस यस सर। सर। अब आते हैं रेड फास्फोरस के ऊपर, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस हो गया, रेड फास्फोरस। अच्छा, अब रेड फास्फोरस को ऑब्टेन कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को ही हीट करने से रेड फास्फोरस मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमने 573 केल्विन के आसपास रखा है, और बहुत दिनों तक हीट करते रहे हैं इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, ठीक है। और ये जो रेड फास्फोरस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो आगे जाके सीरीज ऑफ फेजेस के बाद में वो कौन सा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन करके देता है, ठीक है। मतलब ये है कि व्हाइट फास्फोरस सबसे पहले व्हाइट को हीट करा तो रेड, और रेड को हीट करा तो ब्लैक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हाँ रेड सर। फास्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। आयरन ग्रे लस्टर, इस तरीके का अपीयरेंस होता है उसका। ऑर्डरलेस है। अनलाइक व्हाइट फास्फोरस, ये जो है वो नॉन पॉइजनस है। वो पॉइजनस था अगर आपको याद हो तो। क्या हो जा रहा है? इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। मैंने आपको बताया ना, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंस बिटवीन वाले आते हैं, तो वो डिफरेंस आप मेकआउट करते हुए चलो। व्हाइट फास्फोरस के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था सॉल्युबिलिटी में? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अंदर क्या लिख रहे हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था, और रेड फास्फोरस कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस। और केमिल्यूमिनेसेंस व्हाइट फास्फोरस तो शो करता था, लेकिन रेड फास्फोरस शो नहीं कर सकता। पता चला बेटा इतना यहां तक? यस सर। ठीक है। पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में अगर आपने अच्छे से नोट्स बना के रखी है तो कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। स्टेबिलिटी में हम लोग बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस ज्यादा होता है, रेड फास्फोरस कम होता है, ठीक है। सॉरी, व्हाइट फास्फोरस कम स्टेबल होता है और रेड फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, इस तरह से। और व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है, रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर दोनों होते हैं, लेकिन व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है, जबकि रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है। व्हाइट फास्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस शो कर सकता है, जबकि रेड फास्फोरस शो नहीं कर सकता। व्हाइट फास्फोरस को अगर हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों तक 573 केल्विन पर, तो रेड फास्फोरस मिलता है। और रेड फास्फोरस को अगर हाई प्रेशर पे हम लोग हीट करते रहे तो सीरीज ऑफ फेजेस के बाद में हम लोगों को ब्लैक फास्फोरस मिलता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस होता है।
तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा ये 2 मार्क के लिए अगर आते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो 4 तो एटलीस्ट हम लोग इसमें से निकाल ही सकते हैं। बोलो ठीक है ना, निकाल लोगे ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेना अच्छे से। और ये इसका जो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, देखो किस तरह से P4 मॉलिक्यूल आपस में टेट्राहेड्रली लिंक्ड होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, एलोट्रोपिक फॉर्म जो बोलना चाहें बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन किस तरह से होता है वो तो हमको समझ में आ गया कि रेड फॉस्फोरस को ही हमने हीट करना है हाई प्रेशर पर, तो सीरीज ऑफ फेजेस के बाद में हम लोगों को ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन होके मिलता है। अब ब्लैक फॉस्फोरस के भी 2 फॉर्म है, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। बोलो बराबर है ना? ठीक है, इस तरह हाँ से। सर। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड एट कितना, 803 केल्विन। हमने ये तो पता है बेटा कि व्हाइट से हम चलेंगे तो पहले मतलब लाल सर, बनेगा। यहाँ से मतलब व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक। हाँ, रेड से ब्लैक में आ रहे हैं हम, पहले व्हाइट से रेड पे आ गए और रेड से अब मतलब ब्लैक पे आ बराबर गए। है, हीट हीट करेंगे तो कलर चेंज होगा इसलिए, हाँ, बस कलर प्रॉपर्टीज भी चेंज चेंज होगा, हुई। प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसके अंदर बॉन्डिंग्स चेंज हो रही है, वो भी देखा ना हमने। P4 हम्म। का शेप देखा हम लोगों ने व्हाइट फॉस्फोरस के केस में, और रेड फॉस्फोरस का देखो शेप आपके सामने है। ठीक है। यस सर। बस यही है कि कोई चीज है जिसको आप गर्म कर रहे हो तो पहले लाल हो जा रही है, हम्म। और गर्म कर रहे हो तो ब्लैक पड़ जा रही है। मतलब ऐसे जल याद, गई, और सादी भाषा ऐसे, में अपना सिंपल। हाँ, ऐसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। यस। क्योंकि लाल से जो ब्लैक किया है हमने, रेड फॉस्फोरस से जो ब्लैक फॉस्फोरस पे आए हैं, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पॉसिबल है। अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस से ब्लैक फॉस्फोरस पे आ रहे हैं, लेकिन कितने पे, 803 केल्विन, क्या लिखा है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन। रेड फॉस्फोरस को अगर सील्ड ट्यूब के अंदर 803 केल्विन पे हीट करते हैं, तब जाके अल्फा फॉर्म मिलता है उसका। और जो बीटा फॉर्म है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर और 473 केल्विन पर। ठीक है, ये अल्फा और बीटा के बीच में एक डिफरेंस के फॉर्म में आप लोग याद रखो बेटा। ठीक है। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है वो रेड फॉस्फोरस को हीट करना है 803 केल्विन पर, और जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करना है 473 केल्विन पर। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको याद होनी चाहिए बेटा। अल्फा का जो यही है सर मेन है, हाँ टेम्परेचर वही और है, प्रॉपर्टीज। 803 केल्विन। और बीटा का जो टेम्परेचर है वो 473, 473 का मतलब 200 डिग्री पे। 373 का मतलब 100 डिग्री होता है, 473 का मतलब 200 डिग्री। ठीक है, ऐसे इस तरह से याद करो। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमने पढ़ा व्हाइट, फिर पढ़ा रेड, फिर पढ़ा ब्लैक, और ब्लैक के अंदर भी अल्फा और बीटा दोनों। ठीक है। और जो आप लोग के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस खास करके पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं व्हाइट और रेड के बीच में, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस के कंपाउंड्स। अब वो जो हम लोगों ने पढ़ा वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस था। अब फॉस्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें सबसे पहला है फॉस्फीन। जैसे हम लोग अमोनिया पढ़ते थे वो था NH3, वैसे अब होता है फॉस्फीन और वो होता है PH3। PH3 का एक प्रिपरेशन तो मैंने आपको अभी बताया बेटा, याद है ये वाला प्रिपरेशन? अभी थोड़ी देर पहले पीछे पीछे के पेज पे देखा ना हम लोगों ने, व्हाइट फॉस्फोरस को हम NaOH के साथ में हम लोग बॉईल कर रहे थे इनर्ट एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो ये इक्वेशन तो आपको याद रह जाएगी ये वाली। और कैसे कर सकते हैं, तो ऑलरेडी किसी का फॉस्फाइड, मेटल का फॉस्फाइड हमारे पास हो,
जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3P2। पी के ऊपर -3 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो उसको जब एक साथ में लिखते हैं तो वो बनता है Ca3P2, है ना। अब इसके पास में फास्फोरस तो है, अपने को हाइड्रोजन ही सप्लाई करना है, तो या तो आप उसकी रिएक्शन पानी से करवा दो, या तो आप उसकी रिएक्शन HCl से करा दो, है ना। अब दो फास्फोरस है तो उसको टोटल लगेंगे 6 हाइड्रोजन 2PH3 बनने के लिए। बराबर कह रहा हूँ बेटा? हम्म। दो यस यस सर। सर। फास्फोरस तो टोटल 6 हाइड्रोजन, तो 2PH3 बन जाएगा। अब ये बन गया अपना फॉस्फिन। अब ये 6H2O में से 6 हाइड्रोजन चले गए, तो 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, मतलब 6OH बचा हुआ है, और कैल्शियम है 3, तो ये बन जाएगा आपका 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर अगर HCl लिया है तो यहाँ पे 3CaCl2 बनेगा, दैट्स इट। बस बाकी PH3 तो वैसे के वैसा ही रहेगा। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। तो फॉस्फिन के प्रिपरेशन में दो प्रिपरेशन है, एटलीस्ट ये दो प्रिपरेशन याद रखो आप, ठीक है। एक है कैल्शियम का फॉस्फाइड लेना है, तो फॉस्फोरस तो हमारे पास आ चुका है, तो पानी के पास से हम H ले लेंगे, HCl में से H निकाल लो या H2O में से H निकाल लो, चलेगा। और एक ये वाली इक्वेशन याद कर लो, P4 प्लस NaOH प्लस H2O, तो उससे PH3 और NaH2PO2, इसका नाम भी लिखा हुआ है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, इस तरह से फॉस्फिन के दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया बेटा, ठीक है। फॉस्फोनियम आयोडाइड से भी बना सकते हो, फॉस्फोनियम आयोडाइड। आप सबको पता होगा ना बेटा, अमोनियम क्या होता है? NH4। हम्म। अमोनियम इज NH4, तो फॉस्फोनियम क्या यस सर। होगा? PH4। PH4, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड अगर NH4Cl होता है तो फॉस्फोनियम आयोडाइड क्या होगा? PH4i। PH4 हम्म। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शन आप KOH से अगर कराते हो, ठीक है, KOH से, तो भी देखो ना, एक K और एक I, KI बन गया, PH4 हाँ। PH3 में कन्वर्ट हो गया, हम्म। एक H वहां से फ्री हुआ और एक OH KOH का ले लिया, तो वो H2O में कन्वर्ट हो गया। पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। हाँ, KI तो पहले निकल गया था, बराबर है ना। KI पहले हम्म। निकल गया, PH4 जो है वो PH3 में बदल गया, जो H इसका फ्री हुआ था वो OH से कंबाइन होके H2O बना दिया। यस सर। ठीक है, तो एक अगर ये रिएक्शन भी याद करनी है तो कंपैरेटिवली अगर आपको ये रिएक्शन बाय हार्ट नहीं होती है तो फिर आप ये रिएक्शन पे भी जा सकते हो बेटा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन, तो मेरे हिसाब से पहला और तीसरा इजी है, अगर सेकंड वाला याद रहता है, क्योंकि हमने रेडॉक्स में पढ़ा होता है तो लोग याद रखते हैं एज सच, तो अगर याद है तो ठीक है, कम से कम दो तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज जैसे हम लोग हर बार करते हैं, फॉस्फिन का प्रिपरेशन पढ़ा, तो अब हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज भी उठानी पड़ेगी। कलरलेस गैस है, स्मेल उसकी रॉटन फिश जैसी, हाईली पॉइजनस, सीधा एक्सप्लोड ही हो जाता है अगर कोई ट्रेसेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ट्रेसेस ऑफ HNO3 Cl2 और Br2 मिल जाएंगे उसको, तो भी उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये शो करता है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्यूबल भी है पानी में। ठीक है, बस इतना याद रखो। फिर उसके बाद में रिएक्शन जो कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फ क्लोराइड के साथ में है वो भी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। मतलब अपने पास में अगर PH3 है और कॉपर सल्फेट के साथ में उसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो ये बार कॉपर का फॉस्फाइड बन जाएगा, कॉपर का फॉस्फाइड। ठीक है, कॉपर का फॉस्फाइड किस तरह से लिखोगे? Cu3P2, जैसे यहां पर ऊपर आपने लिखा था कैल्शियम का फॉस्फाइड Ca3P2,
वैसे यहाँ पर बन जाएगा Cu3P2। ठीक है, तो कॉपर का फॉस्फाइड बन जाता है Cu3P2। और फिर आप देख सकते हो बेटा कि कितने हाइड्रोजन और कितने सल्फेट से H2SO4 बन के निकल गया। तो एसिड इसके अंदर से सेपरेट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर ये वाली रिएक्शन ध्यान से देखो तो वो ये वाली रिएक्शन की रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। ठीक है ना, पहले फॉस्फीन हम्म और कैल्शियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट बन रहा था, यहाँ पर वही चीज का रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉस्फाइड से बना रहे थे, ये बार फॉस्फाइड बन रहा है। फॉस्फाइड की रिएक्शन एसिड से करवा रहे थे, ये बार एसिड बन रहा है। तो बात तो एक ही है बेटा, अलग नहीं है कुछ। ठीक है, तो मर्क्यूरी का क्लोराइड लिया है आपने, वो क्या है आपका HgCl2। इसका फॉस्फीन से रिएक्शन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें तो मेटल का फॉस्फाइड बनाना है, Hg3P2। ये बन गया Hg3 हो गया, P2 हो गया। फिर उसके बाद में 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन मिलके 6HCl बना देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों भी केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख के रखना। ठीक है, और हमको सबको पता है बेटा कि जब अमोनिया की रिएक्शन HBr से होती है तो NH4Br बनता है। तो वैसे PH3 की रिएक्शन HBr से होगी तो PH4 फॉस्फोनियम ब्रोमाइड करके बन जाएगा। बोलो ठीक है? हाँ आगे सर। बढ़ यस है ना। तो ये प्रॉपर्टीज, एक प्रिपरेशन हमने दो तीन देखे, प्रॉपर्टीज भी आप देखते हुए चले बेटा। और उसके बाद में फिर यूजेस, द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है, इज टेक्निकली यूज इन होम्स सिग्नल। ठीक है ना। व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं बेटा, व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम। वो फ्यूम से कुछ इंडिकेशन वगैरह दे देते हैं। शिप वगैरह पे जाते हैं, बाई चांस रास्ता भटक गए तो वो लोग क्या करते हैं, फॉस्फीन अपने साथ में कैरी करके जाते हैं। तो उसकी रिएक्शन वहीं पे वो पानी सी वाटर के साथ में करवाते हैं, और जो गैस इवॉल्व होती है वो एक सिग्नल की तरह सर्व करती है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन्स। ठीक है, तो कैल्शियम मतलब फॉस्फाइड सर वगैरह, कैसा सिग्नल देती है? जैसे मान लो कि व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम होते हैं बेटा इसके अंदर। अगर मान लो कि हम लोग आइलैंड में फंस गए हैं, या फिर हम लोग शिप पे गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो फॉस्फीन को वहां पे अंडर को कंबशन करवाया जाता है, तो व्हाइट कलर का धुआं प्रोड्यूस होता है। तो वो जब आसमान में जमा हम्म होगा तो कोई आसपास के जो शिप वाले होंगे तो वो ये देख के एक इंडिकेशन कंसिडर करते हैं उसको, कि हाँ वहां पे एक धुआं क्रिएट कोई कर रहा है, तो लगता है कि वो एरिया में कोई फंसा हुआ है, तो जाके उसको निकालो, इस तरह से। अच्छा। तो इसको एक होम्स सिग्नल करके बोला जाता है। तो एक फॉस्फीन का एक इम्पोर्टेंट काम होता है, तो ये एक यूज भी इसका आप लोग याद रखेंगे बेटा। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड है। इससे अल्टीमेटली तो क्या है, वो रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को पियर्स्ट करके आप फेंक देंगे समंदर में, तो वहां पर इन दोनों के रिएक्शन से जो फॉस्फीन गैस जनरेट होगी, दैट सर्व्स एज अ सिग्नल। ठीक है बेटा, तो फॉस्फेन का एक ये एग्जांपल याद रखना आप, यूजेस के फॉर्म में ओम्स सिग्नल करके बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने बातचीत करी बेटा प्रिपरेशन की, हमने बातचीत करी प्रॉपर्टीज की और यूजेस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब एग्जांपल नंबर 7.6 में क्या कर रहा है कि इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट फॉस्फेन इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर तो होगा ही ना बेटा, HI के साथ में रिएक्ट करके PH4I जो बना रहा है ना। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट वर्क्स एज अ बेस, लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन दैट ऑफ PH3। PH4 प्लस का जो बॉन्ड एंगल होगा वो PH3 से ज्यादा होगा। बता सकते हो ऐसा क्यों?
हमने ये चीज इलेवेंथ में पढ़ी हुई है वैसे। बॉन्ड क्या एंगल सर? इससे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था। ये छोड़कर ज्यादा है ऐसा क्या? बॉन्ड हाँ, एंगल इससे ही। ज्यादा होगा। हम्म। ये वैलेंस सर शेल उसमें। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी में बेटा हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है, जिसको VSEPR थियरी कहते थे, अगर आपको याद हाँ हो सर। तो। हाँ सर। वो थियरी क्या कहती है, इसे देख लो। अब PH4 है बेटा, तो PH4 का शेप क्या होगा? ऐसा होगा ना, पॉजिटिव चार्ज। हम्म। क्योंकि PH4 प्लस का शेप होगा, टेट्राहेड्रल शेप होता है बेटा इसका। ठीक यस है, सर। जबकि PH3 का शेप देखोगे ना आप, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरस का लोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाँ यूज। सर, वो रिपल्सन वाला किया था हमने पूरा। हाँ, यहाँ पर जो लोन पेयर। रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है। हाँ, पीएच थ्री में यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का और है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। और VSEPR कहता है कि जो LPBP होता है वो ग्रेटर होता है BP से। हम्म। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो ये रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो इसलिए जो हम्म। PH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो PH4 प्लस से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। कौन? ठीक है ना, तो ये यस चीज सर, हमने याद आ पढ़ी है। गया। हम्म। तो बस यही है कि ना, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी का बहुत हद तक, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस की बातचीत करी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये सब के सब हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अपने तीसरे चैप्टर जो पीरियोडिसिटी खुद था उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था। और केमिकल बॉन्डिंग में ये सब बॉन्डिंग वगैरह पड़ी हुई है। ठीक है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे बेटा, 7.8 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी P4 और NaOH और H2 वाली रिएक्शन कराई ना, PH3 NaH2PO2 वाली। अरे याद है क्या, सेवन पॉइंट यस एट सर। क्वेश्चन। यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, P4 NaOH H2O PH3 NaH2PO2। ठीक है ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में यही पूछ रहा है, 7.8 भी हो जाएगा मतलब आपसे, है ना? अरे हाँ ना बोलो, कुछ हो जाएगा। यस सर। यस बस, सर। अब फॉस्फोरस के हलाइड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेलाइड्स। फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन से कंबाइन होके PH3 बनाता था, उसको हम लोग फॉस्फिन बोलते थे, और फॉस्फिन हमने पढ़ लिया। अब फॉस्फोरस का ट्राई क्लोराइड और फॉस्फोरस का पेंटा क्लोराइड पढ़ने की बारी आई। वही प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वही सब पढ़ेंगे हम लोग, और क्या। सबसे पहले अगर बनाना है तो P4 की रिएक्शन, मतलब व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करवा देनी है बस खाली। P4 + 6Cl2, क्योंकि PCl3 बन रहा है ना, तो 4 PCl3 बनेगा, तो 4 3 12 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, तो 6Cl2 ले लेंगे हम लोग। बोलो बराबर है, पहली वाली यस। रिलेशन पता चल गई। P4 + 6Cl2 इज गिविंग 4 PCl3। यस सर। SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा के भी आप ये काम कर सकते हो। P4 + SOCl2, SOCl2 को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हम लोग ऑर्गेनिक में डार्जन्स प्रोसेस पढ़े थे बेटा, तो वहां पर थायोनिल क्लोराइड का काम लिया था, SOCl2, बराबर है। अब 4 फॉस्फोरस 4 PCl3 तो बन ही जाएंगे। 4 3 12 क्लोरीन का यूज इसके अंदर हो चुका है, जबकि SOCl2 को हमने लिया है 8।
4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया, और जो 4 सल्फर बचते हैं वो 4 क्लोरीन से कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2Cl2 ये फॉर्म कर देते हैं। तो एक बार ये दोनों के दोनों प्रिपरेशन देख लो अच्छे से, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, ना तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, हो गया, समझ में आ गया? यस Yeah. सर। ठीक है, तो ये हो गई प्रिपरेशन। दो प्रिपरेशन थी PCl3 की, या तो आप व्हाइट फॉस्फोरस को डायरेक्टली क्लोरीन से रिएक्ट करवा लो, या तो आप व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन SOCl2 से करवा लो। दोनों ही केस में आपका PCl3 बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट्स आपने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद में प्रॉपर्टीज की बातचीत करें तो PCl3 की रिएक्शन H2O से करवाएं। ये 3H2O को अगर आप देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 3HOH। ठीक है, और PCl3। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन और कितने Cl? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देखें यहां से, और 3 क्लोरीन, ये 3HCl बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और एक फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा आपका H3PO3। बोलो हाँ के ना? Yes, हाँ। sir. तो बस आपका फिर ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। और ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी तो बेटा हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कस कर ली है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बेटा। तो एक आपका CH3COOH है, इसकी रिएक्शन PCl3 से कराओगे तो क्या करना होता है, खाली OH को हटाना होता है और क्लोरीन को निकालना होता है, लगाना होता है उसकी जगह पे। और फॉस्फोरस एसिड तो H3PO3 तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता ही निकलता है। ठीक है, याद है बेटा ये सब? Yes, sir. एक ही साथ में हम लोग PCl3, PCl5, SOCl2 ये सब करते थे, है ना? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में ये, फिर उसके बाद में लूकास रिएजेंट, सब एक साथ में ही सीखे थे हम लोग। तो OH को हटाना होता है और बस क्लोरीन को लगाना होता है, 3 3 का कॉम्बिनेशन लेना होता है, 3 एसिड तो 3CH3COL बनेंगे, और फिर फाइनली H3PO3 इसके अंदर से निकल जाता है। ठीक है, PCl3 का शेप देखो तो बेटा पिरामिडल शेप होता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो समझ में आ गया बेटा PCl3? यस सर। ठीक है ना? तो स्कूल से आप लोग को कोई मेल आया होगा, ठीक है, वो आप लोग को देखना रहेगा, बस ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, वो देख लेना। ठीक है ना, स्कूल से आप लोग को एक मेल किया गया है, सर तो फीस रिलेटेड। हाँ वो मे बी पॉसिबल, देख लेना आप जरा। ठीक है ना, अभी रिकॉर्डिंग चलो, ज्यादा बोलना नहीं है। चलो देखो, है ना, PCl3 हमने कंप्लीट कर लिया, PCl3। और पिरामिडल शेप होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो जरा आप देख लो। ठीक है, नीचे पिरामिड बना है और फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली फास्फोरस जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ में, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 = 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका sp3। ये सब तो पता है ना?
डाउट तो नहीं है फॉस्फोरस कैसे सर, sp3 कैसे, नो सर। है ना? खाली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी होती है बेटा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने फॉस्फोरस बना रहा है, तीन, तीन क्लोरीन के साथ में, और एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3+1 = 4, और 4 जो स्टेरिक नंबर होता है उससे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है बेटा। ठीक है, अब आए फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड पे। एक्सेस क्लोरीन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। P4 और 6Cl2 के साथ में जब रिएक्शन करवाए थे हमने तो 4PCl3 बना था, और यहाँ पर हम लोग को क्लोरीन को एक्सेस करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा 10Cl2। ठीक है, अब देख पा रहे हो बेटा, 4PCl5 यस सर। 20 क्लोरीन दोनों तरफ दिखते होंगे आपको। ओके, यस सर। अब उसके बाद में सेकंड सेकंड प्रिपरेशन था SOCl2 के साथ में, जबकि यहां पर आपको लेना है SO2Cl2। देखा, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो PCl3 बनता है, और SO2Cl2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा PCl5। अब देखो, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है। ऊपर सिर्फ 10Cl2 लिया था, नीचे 10SO2Cl2 ले लिया और 10SO2 को अलग कर दिया बस। अरे हाँ के ना, यस सर। फिर वो यस फोर सर। PCl5 ऊपर भी और 4PCl5 नीचे भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है ये, हाइड्रोलाइज तो होगा ही, अगर एयर ही मॉइस्ट है तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा POCl3 के अंदर। वो नीचे यहाँ पे ये रिएक्शन में लिखी हुई है, ठीक है, देख लो कि PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ में, तो दो हाइड्रोजन दो Cl से कंबाइन होकर 2HCl बना देते हैं, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन और तीन क्लोरीन POCl3 बना देते हैं, और POCl3 फर्दर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है अगर, तो फॉस्फोरिक एसिड बना सकता है, दैट इज H3PO4, और HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा इसके अंदर से। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड बनाने का यस। काम आता है आपका PCl5। तो हर बार रिएक्शन की बैलेंसिंग ये सब के सब आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे बेटा, सब के सब, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा था खाली के फोर्टनाइटली मैंने इसलिए जानबूझ के खाली ग्रुप नंबर 15 रखा है, ताकि आपको ग्रुप नंबर 15 तक तो कम से कम प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो तब तक हम लोग 19-20 पेज, मतलब आधा चैप्टर तो खाली ग्रुप 15 ही है। ग्रुप 16, 17 और 18 मिल के हाफ चैप्टर है। तो मतलब हम लोग पी ब्लॉक का जो हाफ चैप्टर ले रहे हैं, तो ये आपका आधा चैप्टर तो कम से कम कवर हो जाएगा, और बहुत स्कोरिंग होता है बेटा। हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि पी ब्लॉक जो है वो स्कोरिंग है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके अंदर कम आता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट कलर का, ये येलो कलर का, ये लाल कलर का, ये इतना टेम्परेचर, ये उतना टेम्परेचर, ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बस यही रिएक्शंस पॉसिबल है। फिर इसके अंदर ट्रिकी करके ऐसा नहीं बोलेंगे कि P4 की जगह पे एसिड होता तो क्या होता, ऐसा नहीं बोलेंगे। बस यही यही इक्वेशंस है, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने आप में एक किसी का एक फायदा होता है तो किसी का एक नुकसान भी होता है बेटा, दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है बेटा। ठीक है, और जो आप लोग का मिड टर्म होने वाला है दिसंबर के महीने में, 19 तारीख से चालू हो रहा है, अब उसके सिलेबस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं बेटा। उसमें से पहला है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, जो मिड टर्म है उसके अंदर पी ब्लॉक, तो अभी नोट कर लेना, फिर बाद में मत पूछना मेरे को, है ना। पी ब्लॉक, एक पी ब्लॉक एलिमेंट कंफर्म है, जो कि नया चैप्टर है। ठीक है, और बाकी तीन चैप्टर मैंने पुराने रखे हैं। उसमें से पहला है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे सुन रहे हो क्या? हाँ सर, सुन रहे हैं हाँ सर। सर, वो लिख रहे हैं सर। केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। पी ब्लॉक एक चैप्टर है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है।
तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नया है वो। हाँ, जो नया है। ये अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं लिया था क्या हम लोगों ने? नहीं, पक्का श्योर? पक्का वो अल्कोहल फिनोल ईथर दिया हाँ सर, जाता नहीं है। लिया था सर। हाँ चलो तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मतलब नया जुना तो मैं ऐसे डिसाइड कर रहा था कि हमारे एग्जाम से पहले और हमारे एग्जाम के बाद जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो एग्जाम के बाद वाला जो एक है वो पी ब्लॉक ही है, बाकी जो है वो उससे पहले पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और फोर्थ चैप्टर जो लिया है मैंने वो है आपका अमाइंस। ओके। ठीक है, बस ये चार चैप्टर ही हैं। लेकिन ये चार चैप्टर अपने आप में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बड़े चैप्टर में आता है, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक भी। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। क्योंकि अपने आप में ये तीन चैप्टर होते हैं, अल्डिहाइड्स अलग, कीटोन्स अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। और अमाइंस की टेस्ट तो आप लोगों ने अभी अभी दी है बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अमाइंस तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर ही है। ठीक है, और पी ब्लॉक तो अभी फोर्टनाइटली अभी पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहेंगे तो हो जाएगा। मेन आपको जो बड़ा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा वो है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको याद हो तो एग्जाम के जस्ट बाद हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस की पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है दिवाली वेकेशन पे जाने से पहले। यस हाँ सर। सर। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको कन्वर्जन एक एक करके सारे सॉल्व करके बताए थे, और बहुत हाँ सारे सर। कन्वर्जन हम लोगों ने किए थे। तो एज सच मेरी तरफ से तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया है, पी ब्लॉक तो हमारा चल ही रहा है, छोटे छोटे रिएक्शंस को भी अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। लेकिन बस यही है कि आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हुए चलना है, वरना पी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है यस जो सर। एक बार आपने छोड़ दिया ना, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि बाप रे ये कैसे, वो वापस नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, एक बार रिदम टूट गया इसके अंदर तो फिर वापस कभी नहीं आ पाओगे इसके अंदर पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। हाईली वेटेज वाले दो ही चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस के अंदर, एक है पी ब्लॉक और दूसरा है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 7-8 मार्क का वेटेज होता है इन दोनों चैप्टर का अलग अलग करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ गया आप लोग को कि मिड टर्म के सिलेबस में वो चार चैप्टर कौन से लिए हैं हमने। पी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अमाइंस जिसका टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो, और एक नया चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करना है जिसकी प्रिपरेशन काफी हद तक हम लोगों ने की है, रिवीजन भी किया है, और उसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी आपका जो दिसंबर 19 से एग्जाम चालू हो रही है, कम से कम आप केमिस्ट्री के अंदर ये चार चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो। कम से कम ये चार चैप्टर को भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो इसका मतलब जिसके मन में भी दूर दूर तक कहीं शंका होगी कि हम फेल हो गए तो नहीं, ये हो गए तो, कम से कम वो तो नहीं हो सकते, आप फेल तो नहीं हो सकते फिर। ठीक है, और यस मुझे सर। मालूम है कि आप लोग सब अच्छे से पास हो गए, लेकिन मैं तो खाली किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अगर ये चार चैप्टर भी आपके प्रिपेयर है तो मतलब एक अश्योरेंस तो मोहम्मद सर की तरफ से आपको मिल जाएगा कि आप फेल तो नहीं हो सकते केमिस्ट्री के अंदर। ये सिर्फ चार चैप्टर पढ़ने के बाद भी इतना अश्योरेंस ले लो कि आप फेल नहीं हो सकते बेटा। और बाकी तो फिर आगे अपने को मई तक रिवाइज करते रहना है, छोटे छोटे चैप्टर्स और बहुत सारे पढ़ने हैं, तो फेल तो आप बिल्कुल ही नहीं होने वाले हो। और फिर उसके बाद में अच्छा स्कोर करना है हम लोग को, तो फिर और उसके आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये मिड सर टर्म रखने इसमें के। जो बोर्ड यस में कटा सर। है वो निकाल ही देंगे ना सर हम? हाँ क्या? बोर्ड्स में जो कटा है वो भी नहीं निकाल वो देंगे ना नहीं देंगे, इसमें? वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हाँ हाँ, ओके सर। वो बिल्कुल नहीं देंगे। जो पी ब्लॉक है मतलब इलेक्ट्रो, बैटरीज वाला पूरा सेक्शन कट आउट, हाँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरीज वाला निकल जाएगा सर। हाँ जो भी है, जो भी है, वो जो आपका सिलेबस है ना जिसके अंदर से एक्सक्लूडेड सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन नहीं हाँ आएंगे। सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, एक्सक्लूडेड मैं वो एक्सक्लूडेड सिलेबस को देख के ही आपका पेपर बनाऊंगा। जो इंक्लूडेड है सिलेबस में क्वेश्चन बस उसी के अंदर से पूछे जाएंगे, तो बस उसी को बहुत अच्छे से यस प्रिपेयर सर। कर लो। यस सर। ठीक है, एकदम टारगेट बनाओ, और फोर्टनाइटली को भी थोड़ा अच्छे से सीरियसली ले लो। अभी पी ब्लॉक वाली जो है ग्रुप नंबर 15, तो आपको कम से कम ग्रुप नंबर 15 तो हो जाएगा। और एक बार ग्रुप नंबर 15 हो गया ना, तो मेरे हिसाब से तो आगे वाला तो बहुत हद तक कुछ सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो आपका 75% जैसे तो ऐसे ही हो जाएगा फिर। ग्रुप नंबर 15 को बहुत इंक्लूड किया है, ग्रुप नंबर 16 सर 17 को बहुत ये कट पी किया है। बॉक में अमोनिया का नहीं है ना?
देखो हमको देखना पड़ेगा यार, मैंने सिलेबस का नहीं सर, नहीं एक्सक्लूड मेरे पास है, मतलब अमोनिया नहीं है उसमें। अच्छा अमोनिया नहीं है क्या उसके अंदर? हाँ ठीक है। हम्म। हाँ मैं सर। सोच अमोनिया के ऑक्साइड्स अंदर ऑफ नाइट्रोजन भी नहीं है, नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोप्स ऑफ फास्फोरस भी नहीं है। अच्छा वो जो अभी हम लोगों ने व्हाइट फास्फोरस वो सब पढ़ा वो सब निकाल दिया क्या? हाँ, हाँ सर, फास्फोरस भी नहीं है पूरा। पूरा पूरा फास्फोरस फास्फोरस? निकालना है सर। अच्छा वो अच्छा। तो सर आप देख लेना सर, वो आप हम्म। देख लेना। और सर ठीक है। फोर्टनाइटली में भी वही होगा ना सर? हाँ फोर्टनाइटली में भी वही होगा फिर। ओके सर। ठीक है ओके फोर्टनाइटली सर। में भी वही होगा। अभी जो बोर्ड लेवल की आपकी जो भी टेस्ट होगी बेटा थियोरेटिकल, उसमें एक्सक्लूडेड सिलेबस को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। ठीक है तो ओके सर। सर। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, वो हम्म। ऐसा मत समझना कि अभी बोर्ड में सिलेबस में तो नहीं है तो बेकार हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं 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 है सर। सर, वो बस ऐसा नहीं है, अभी के लिए। पढ़ना तो सब कुछ है बेटा, है ना। हाँ वरना तो सर। मैं चाहता तो आप लोग को पढ़ाने से पहले खुद वो एक्सक्लूडेड सिलेबस देख के आपको बता सकता था ना कि ये सब चीजें नहीं पढ़नी है आपको। नहीं नहीं ये सर, सब ऐसा नहीं, नहीं है। आपको पूरा का पूरा हाँ चैप्टर तो सर। पढ़ना ही है। एज फार एज हाँ सर। एग्जामिनेशन आर कंसर्न, आपको सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है जो आपके इंक्लूडेड सिलेबस में है। हाँ सर। ठीक है बेटा। चलो तो फिर हाँ सर। हम लोगों ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखनी है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। PCl5 को हीट किया अगर, PCl5 तो क्या हो जाएगा बेटा, उस वो डिकम्पोज हो जाएगा और टूट जाएगा PCl3 और Cl2 के अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑलरेडी देखी हुई है कि जो C2H5OH होता है उसकी रिएक्शन PCl5 से होगी तो OH हट जाता है और क्लोरीन आ जाता है उसकी जगह पे। एक HCl से कंबाइन होके HCl बना देता है, और एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन और जो तीन क्लोरीन बचे हुए हैं वो फॉस्फोनिल क्लोराइड या फिर फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है ना, याद है सब। PCl3 के साथ में H3PO3 निकलता है और PCl5 के साथ में POCl3 निकलता था, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। बराबर, ठीक है। Yes, sir. मेटल के साथ में उसका क्लोराइड बन सकता है, जैसे अपने पास में सिल्वर है, PCl5 से रिएक्शन करोगे तो PCl5 अपने आप को PCl3 में कन्वर्ट कर देगा, और जो क्लोरीन फ्री होंगे वो सिल्वर से कंबाइन होके AgCl, टिन से कंबाइन होके SnCl4, इस तरह से। ठीक है, अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें तो फॉस्फोरस बीच में ट्राइगोनल है ये, ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, इस तरह से। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल बाई बाई पिरामिडल। पिरामिडल इन शेप। है ना, शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ सर। ये जो सर, बॉन्ड्स होते हैं ना, हाँ बोलो। सर ये शेप्स भी बनाने हैं। हाँ ये बनाने पड़ेंगे बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सर। और ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है केमिकल बॉन्डिंग में, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं यस। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस सर। और जो ऊपर वाला क्लोरीन है और नीचे वाला क्लोरीन है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। यस सर। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है इसमें। एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 240 पिकोमीटर है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड 202 है। और इसका भी हम लोगों ने गिव रीजन पढ़ा था कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से कितने डिग्री पे सिचुएटेड होती है? 90। तो 90 डिग्री में होने के वजह से बॉन्ड पेर रिपल्शन बहुत ज्यादा होने के वजह से ये क्लोरीन अपने आप को दूर भेजने की कोशिश करता है, जिसके चलते जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल वाले की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो तीन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है, दो इसके अंदर एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सियल जो बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है।
यस सर। ठीक है। और है ना, सॉलिड स्टेट के अंदर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट के अंदर वो कैसे एग्जिस्ट करता है, आयोनिक सॉलिड की तरह। दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होता है, एक PCl4 अपने आप को प्लस बना लेता है और एक PCl6 अपने आप को माइनस। ठीक है ना, देखो 2 फास्फोरस और 10 क्लोरीन ही हुए, एक फास्फोरस 4 क्लोरीन से PCl4 प्लस और एक PCl6 माइनस। ठीक है, पॉजिटिव वाला कैटायन और नेगेटिव वाला एनायन। 4 क्लोरीन के साथ में उसका शेप होता है PCl4 प्लस का टेट्राहेड्रल, और 6 क्लोरीन के साथ में उसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। बोलो, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। तो PCl5 में अगर आपसे पूछे कि चारों पांचों के पांच PCl बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं क्या, नहीं। इसके अंदर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से 90 डिग्री पर सिचुएटेड होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा फेस करते हैं, इसलिए दूरियां बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, ये पहली वाली रिएक्शन एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि PCl3 की जो रिएक्शन है वो पानी से होने पर क्या होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 7.8 में ऐसा पूछ रहा है कि क्या पांचों के पांच बॉन्ड PCl5 के इक्विवेलेंट होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसको जस्टिफाई करो। तो बस वही समझाया आपको मैंने। PCl5 को हीट करने से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 में बदल जाता है, ये वाली रिएक्शन है ना। अरे हाँ ना बोलो कुछ, बराबर बोल रहा हूँ, हाँ सर। हाँ यस सर। सर। है ना। Write a balanced equation for the hydrolytic reaction of PCl5 in heavy water. हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, तो ये HOH के साथ में रिएक्शन होएगा बेटा, POCl3 जो बना था बस वही वाली। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, ये तो नहीं दिया है इसमें। हाँ बस यही वाली, वो ना POCl3 जो बना था वो वाली। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर, नहीं एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 7.9 और 7.10। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ करके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने इनफैक्ट पढ़ा है बेटा, HNO3 जो हमने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड, वो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन था। अब इसके अंदर काफी डिटेल में दिया हुआ है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, वो देखो अभी। अगेन इट्स अ टेबुलर फॉर्म। पहले ये याद करो, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। याद हो जाएगा ये तीन। यस सर। H3PO ये तो आपको पता ही होता है, H3PO वाला पार्ट। तो H3PO2 भी हो सकता है, H3PO3 भी हो सकता है और H3PO4 भी हो सकता है। अगर H3PO2 है तो उसका नाम याद करो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO2 हाइपो वर्ड यूज करना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 है तो यस सर। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और हाइपोफॉस्फोरस का एक और नाम है फॉस्फिनिक
और ऑर्थो का एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। और H3PO4, अगर H3PO4 है तो फिर इसको फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। इसको बोलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके सर। ठीक है, ये तीन नाम याद हो जाएंगे, H3PO2, H3PO3, H3PO4। बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं हम लोग, पहले तो ये देखो फॉर्मूले याद करो पहले तो। अब वो नाइट्रोजन का टेंशन नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि एक ही था HNO3, एक ही था, और तो कोई पढ़ने ही नहीं थे। यहाँ फॉस्फोरस के बहुत सारे हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4। हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक। और हाइपोफॉस्फोरस का नाम फॉस्फिनिक, ऑर्थोफॉस्फोरस का नाम फॉस्फोनिक। बोलो क्लियर? अब हाइड्रोजन को हमने करना है 3 से 4, H4, H4 और H4। फॉस्फोरस को करना है 1 से 2, P2, P2 और P2। H4P2, 3 से 4, 1 से 2। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? 3 से 4, 1 से 2, ये यस क्या सर। बोल? यस सर। ना पहले 3 थे, अभी जो पढ़े हमने उसमें H3 था, तब H4 हो गया, फॉस्फोरस 1 या 2 हो गया, H4P2। अब ऑक्सीजन को 1 बाई 1 करके बढ़ाना है, 5, 6 और 7। H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7। यस सर। अब नाम, पहले का पायरोफॉस्फोरस, दूसरे का हाइपोफॉस्फोरिक, और तीसरे का पायरोफॉस्फोरिक। सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला पायरो पायरो करके, पायरोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरिक, और बीच में आया हाइपोफॉस्फोरिक। यस सर। ठीक है। एंड लास्टली हम लोग बोलेंगे कि एक पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है, बड़ा सा होता है, जिसके अंदर HPO3 को बहुत रिपीटेडली यूज करा गया होता है, HPO3 एन टाइम्स। उसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और देखो स्टार बना के लिखा है कि एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म ओनली। मतलब वो कहाँ जाके रुकेगा वो हमको पता नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़े हुए ही रहेंगे। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अभी नाम अगर याद कर लिए और फॉर्मूला अगर याद कर लिए, तो पहले तो प्रिपरेशन पे जाने से पहले ये सब प्रिपरेशन भी आपको देखने रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए इनके स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं। H3PO2, पहला ये स्ट्रक्चर देखो। फॉस्फोरस ने बनाने होते हैं 5 बॉन्ड। P डबल बॉन्ड O तो उसमें से कॉमन हो गया सब में, ऊपर P डबल बॉन्ड O। यस सर। एक H, दूसरा H और तीसरा OH, ये बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है। अब एक H को हटा के अगर मैं OH लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा H3PO3। और एक और H को हटा के अगर मैं OH लेके आ जाऊं तो वो बन जाएगा H3PO4। बोलो इतने 3 समझ में आ गए यस सर। सबको? बेटा सबको है ना, सबको समझ में आ गए अच्छे से, यस है ना? अब H4P2O7 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और किसी का नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है। H4P2O7 का स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका नाम क्या है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। दिख रहा है? यस सर। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है पता है? H3PO4 जो है ना, H3PO4, काम करता हूँ, अलग बना के दिखाता हूँ।
देखो ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑर्थोफॉस्फोरिक H एसिड का स्ट्रक्चर है ये, फॉस्फोरिक H3PO4 का स्ट्रक्चर है। Yes, sir. Yes, sir. अब H4P2O7 का बनाने का है अपने को, तो क्या करने का ना, देखो दोनों को कंबाइन करके बस एक H2O रिमूव कर दो, ऐसे, और सबको ज्वाइन कर दो। ये H4P2O7 का स्ट्रक्चर हो गया है, देख रहे हो? बोलो, समझ में आया कैसे Yes, बनाया sir. है ये? है ना? Yes, कुछ sir. नहीं करना था, H3PO3 के ही दो मॉलिक्यूल को लेके एक छोटा सा H2 निकाल देना था। तो देखो अभी ये बन गया P डबल बॉन्ड। अब इसको ऐसे ही रंग बिरंगी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बनाने का इसको। Yes, sir. बराबर। Yes, sir. Okay, sir. फिर उसके बाद में HPO3 n टाइम्स है एक, इसका स्ट्रक्चर है, और एक है HPO3 थ्राइस। अब थ्राइस में भी कुछ किया नहीं है बेटा, खाली क्या किया बता, साइक्लिक वे में तीनों को ज्वाइन कर दिया है और कुछ नहीं। सभी में से H2O निकाला है। देखो ये P डबल बॉन्ड O है कि नहीं? Yes, sir. P से एक OH तो जुड़ा हुआ है, ये Yes. P से दूसरा OH होता और ये P से तीसरा OH होता, लेकिन उन्होंने तो अपने OH की कुर्बानी दे दी ना H2O रिलीज करने के लिए। यही होता है ना बेटा, देखो ये P के ऊपर जो OH जुड़ा हुआ होता है और दूसरे P के पास जो OH जुड़ा हुआ होता है, अगर ये P को ज्वाइन करना है मुझे, तो ये H2O को निकालना पड़ता है। तभी कौन सी लिंकेज बनती है? POP। अरे पता चला मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये POP लिंकेज ही बना देनी है और कुछ नहीं। देखो Yes, sir. ये समझ गया. POP, ये POP और ये POP इस तरह से बनी है, ठीक है। अब जितने भी फॉस्फोरस बचे उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड हो और एक OH तो बताना पड़ेगा ना। तो बस ये बन गया, Yes, sir. किसका स्ट्रक्चर बन गया? साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ट्राई क्यों? क्योंकि तीन ही मॉलिक्यूल को लिए हैं। अब इस तरह से ये पॉली हो सकता है, कंटिन्यूटी में लाइन से चल सकता है। तो देखो एक P डबल बॉन्ड O और एक P पे OH तो आएगा ही आएगा, फिर इस एंड से भी POP की लिंकेज, इस एंड से भी POP की लिंकेज, इस तरह से ये कंटिन्यूटी में बना देने का। तो ये बन जाएगा HPO3 n टाइम्स, जो हम लोगों ने मेटाफॉस्फोरिक एसिड में लिखा था। तो बना लोगे कि बना के दिखाऊं? नहीं सर, बना लेंगे सर. सब लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे सब? हाँ मैंने सर. अपनी तरफ से तो पूरा 100% समझा दिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया किसी हाँ सर, को, बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम. बन जाएंगे, है ना? प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ भी? नो ठीक है। सर. नहीं नहीं. अब देखो ये वाला जो टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेबल,
ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब इतना तो मेरा हक बनता है बेटा। अरे हाँ के ना, वो एक्स वाली मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लोगे ना, यस सर। है ना। और उसके बाद में ये वाला भी आपका होमवर्क है। सर इसमें क्या करने का है, तो इसमें खाली काउंटिंग की हुई है उन्होंने। एक मिनट यार, ये इसमें खाली काउंटिंग की हुई है कि अगर H3PO2 है तो उसके अंदर कितने POH बॉन्ड, कितने PH बॉन्ड, कितने P डबल बॉन्ड, वो तो कर लोगे ना, स्ट्रक्चर ही अगर आपको आता है यस तो सर। कितने PH बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड बॉन्ड है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। यस। ओके सर। और इसका एक प्रिपरेशन वाला पार्ट बचा है अपना, वो भी एक बार देख लेंगे अपने नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फॉस्फोरस तक तो कंप्लीट कर लिया है। ग्रुप नंबर 16 से चालू करना है। एक बार ये जो H3PO4 वगैरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है। उन लोग के प्रिपरेशन देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेंगे, और फिर ग्रुप नंबर 16 पे आ जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा ग्रुप नंबर 15 होता है वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, बाय सर, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।